Hi, welcome back. So let us start with question number 6 to 10, numericals, motion numericals. So here we have question number 6. In question number 6, they have given us a graph. Okay, on this graph, there are three different body A, B, C, which is covering some distance corresponding to their times, and we need to answer following questions. For example, which of the three is traveling the fastest? इनमें से इन तीनों में से कौन सा वाला सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है वो पता लगाओ. तो यहाँ पर हम देखेंगे, यू कैन सी ए बी एंड सी. अब जो वो सबसे फास्ट है जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो ए बी और सी में जिसका भी स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे फास्ट होगा. बराबर. अब ये स्लोप का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. इमेजिन करो हम कोई पिकनिक में गए हैं और हमें एक स्लाइड से फिसलना है, तो इनमें से कौन सा स्लोप पे फिसलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा? ऑब्वियसली द वन विच इज़ गोइंग टू बी फास्टर. तो वो होगा इनमें से आंसर हमारा. एक तो ये चीज़ है. दूसरा चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं? एक तो डायरेक्ट स्लोप को देख के ऑब्जर्व करके लगा लो पता कि स्लोप किसका ज़्यादा है. जिसका ज़्यादा स्लोप है वो फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है. दूसरा चीज़, बराबर, फास्टेस्ट स्पीड सबसे तेज़ किसका है वो फाइंड करना है. ये सुनो, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वो देख लो कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया है. इनमें से कौन सा ए बी और सी में किसने ज़्यादा डिस्टेंस को कम टाइम में कवर किया है? तो जिसने अगर ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया वो फास्टेस्ट है. तो देख लेते हैं. सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तो मुझे लग रहा है बी का ही है. देख लो, बी का डिस्टेंस ये है और टाइम सबसे कम उसी का है. बाकी सी का टाइम यहाँ है और ए का टाइम यहाँ है. देख लो, ये सुनो, तो वो बी है जो सबसे फास्टेस्ट है. समझ में आया? तो बी इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट. दिस इज आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, are all the three are all the three ever at the same point on the road? क्या कभी भी तीनों ए बी सी रोड पर सेम टाइम पर क्या कभी भी मिले हैं तीनों? तो देख लेते हैं. वो मिलने के लिए तीनों को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा. अब फाइंड करते हैं कि क्या तीनों कभी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जैसे जस्ट सी, बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, बी ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, but all the three don't intersect at the same point. So it is clear from here that they never meet. They never meet. कभी भी ये लोग मिल रहे हैं क्या? नहीं, ये कभी भी तीनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए? जब बी ए को क्रॉस करेगा तो वो टाइम पर सी का कितना डिस्टेंस है, कितना फार उसने ट्रैवल किया वो बता दो आप. तो विल गो टू द ग्राफ एंड जस्ट सी हियर. जब बी किसको क्रॉस कर रहा है? ए को. तो बी ए को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है. एम आई राइट? बी सी को ये पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है. ठीक है. अब वो पॉइंट पर नीचे आ जाओ और ये सी का ग्राफ है. तो सी ये पॉइंट पर था तब बी ने ए को क्रॉस किया. सी ये पॉइंट पे था तभी तो बी ने ए को क्रॉस किया ये पॉइंट पर. बराबर ना? तो ये पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है? अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 7 के आसपास आ जाएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर. क्या बोल सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर सी ने 7 किलोमीटर कवर किया है जब बी ने ए को क्रॉस किया. ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड व्हेन बाय द टाइम इट पासेस सी? बी ने कितना ट्रैवल किया है जब वो सी को पास करता है, सी को क्रॉस करता है. तो जाके देखते हैं बी सी को कहाँ क्रॉस करता है. तो बी सी को इस पॉइंट पे क्रॉस करता है. बराबर ना? तो देख लेते हैं बी का ये कुछ 5 किलोमीटर या 5.5 या 5 किलोमीटर के आसपास होगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर वी कैन से, और वी कैन से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5. चलेगा, 5 किलोमीटर विल डू. ऑलराइट. सो ये हमने फ्रॉम द ग्राफ चीज़ों को फाइंड कर लिया. Okay, we'll go to next question now.
So here we have question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर. बराबर, तो यहीं पर हम चीज़ों को मार्क कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या क्या दिया है हमें. तो एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. तो ये 20 मीटर क्या है, ये हमारा हाइट है. तो वी हैव h, हाइट इज गिवन टू अस, दैट इज 20 मीटर, एंड अ बॉल इज गेटिंग ड्रॉप्ड. बराबर, तो यहाँ पर एक चीज़ को हमको कैच करना है और समथिंग इज गेटिंग ड्रॉप्ड. तो जो ड्रॉप हो रहा है उससे हमें कैच नहीं करना है, पर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन में कैच करना है. वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, व्हेन समथिंग इज ड्रॉप्ड, व्हेन समथिंग इज ड्रॉप्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो. तो यू क्या होगा, इसका जीरो होगा. ये बात याद रखना है. When something is dropped, its initial velocity is always zero, and when something is thrown up, its final velocity is always zero. All right. So two things we have got here. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, बराबर. ये हमारी तरफ वीक बच्चों के लिए कैच है. यहाँ पर वर्ड वेलोसिटी दिया है, बोल रहा है वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मैं ये क्या सोचूंगा, अरे भाई ये कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी दिया है, बराबर. पर कैच क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है. बराबर है. तो ये सब में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड को इस्तेमाल किया है उसने. बराबर, बात वो एक्सेलरेशन की कर रहा है. बराबर, लेकिन हमें चीज़ों को कभी कभी यूनिट से भी कैच करना पड़ता है. तो वो भूलना मत चीज़ों को. कभी कभी हमें चीज़ों को यूनिट से कैच करना पड़ता है. तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन है, ना कि वेलोसिटी. तो वी हैव एक्सेलरेशन विद अस, that is 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? हमें ये फाइंड करना है कि कौन से वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है. यानी जब ग्राउंड को रीच करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v क्या होगा, एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. और जब ये ड्रॉप होगा 20 मीटर के हाइट से विथ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितने टाइम के बाद ये जाके ग्राउंड को हिट करेगा, वो चीज़ फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है. तो सम बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा. चल के इसे सॉल्व करते हैं. सो हियर वी हैव इनिशियल वेलोसिटी u is given as 0 meter per second, acceleration is a 10 meter per second square, height is 20 meter, final velocity v we need to find, and we need to find the time taken by the body to reach the ground. Now वो हमारे पास 3 इक्वेशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस. उन इक्वेशंस को जरा यूज़ करते हैं और फाइंड करते क्या करना है यहाँ पर. एक है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. याद है कि नहीं? ऑल राइट. सो इसमें देखते हैं हम किसको यूज़ कर पाएंगे. v फाइंड करना है, u है, a है, t नहीं है. तो इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि दो अननोन नहीं है, एक फाइनल वेलोसिटी नहीं है, एक टाइम नहीं है, और दोनों ही मुझे फाइंड करना है. s है, डिस्प्लेसमेंट है ना, हाइट, s है, u है, t नहीं है. बराबर. तो एक चीज़ हमें शायद मिल सकते हैं यहाँ पर. वी हैव हाइट, वी हैव एक्सेलरेशन, वी कैन फाइंड t फ्रॉम हियर. बराबर, लेकिन वो t अगेन दो जगह पर नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करना. इसको थोड़ा हम निगलेक्ट करते हैं और जाते कि t यहाँ पर भी नहीं है, t यहाँ पर भी नहीं है. अब आगे जाते हैं. v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? जी, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि v मुझे फाइंड करना है, u मेरे पास है, 2 भी है, a एक्सेलरेशन है, और s जो है डिस्प्लेसमेंट, हाइट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट, तो वो चीज़ भी मेरे पास है. समझ में आया? तो मैं इसको यूज़ करूँगा. तो मैं इक्वेशन अपने हिसाब से लिख लूँगा. सिंस v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, मालूम ना, s इज इक्वल टू h when a body is dropped from height. This I have already given to you. So v square equals to u यानी 0 square plus 2 का 2, a का 10 है, और h का कितना है, 20 है. तो v square equals to 2 2 4, कितना हो गया ये, 400, और रूट क्या हो जाएगा v, 20 मीटर पर सेकेंड. बराबर. तो ये मिल गया हमें फाइनल वेलोसिटी. दिस इज द वेलोसिटी विथ विच द बॉल विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट इज गोइंग टू रीच द ग्राउंड. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. तो ये पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट में मुझे क्या फाइंड है, टाइम फाइंड करना है. तो पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लेते. ये 20 है, ये 0 है, a है 10, और t हमें फाइंड करना है. देयरफॉर 20
इज इक्वल टू 10t, तो 20/10 इक्वल्स टू t, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये कितने टाइम बाद रीच करेगा? ये 2 सेकेंड बाद जाके रीच कर देगा। सो हियर वी हैव द फाइनल वेलोसिटी विथ विच दिस बॉल इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, and the time which is going to take to reach the ground from the height 20 meter is just 2 seconds. All right. So here we have question number 8. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बराबर। इसमें क्या कह रहा है कि एक ग्राफ दे दिया है और हमें ये पूछ रहा है कि भाई आप ग्राफ को देखो, स्पीड टाइम ग्राफ है ये, और एक कार ट्रैवल कर रहा है और पूरा का पूरा ग्राफ में 8.2 में हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर ये पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। अरे सुन में, तो पहले 4 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो चीज़ हमें फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। पहला 4 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसे मैं थोड़ा और एनलार्ज कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ऐसा एक लाइन बना लेते हैं, बराबर। ये लाइन बन गया हमारा, और ये जो पूरा ये रीजन है, ये पूरा जो रीजन है ये हमारा शेडेड रीजन है। तो पहला 4 सेकेंड में जितना इसका एरिया है उतना ही डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है फर्स्ट 4 सेकेंड में, जितना ये शेडेड रीजन का एरिया है, बराबर। इसे हम एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेडियस जो है वो अलग अलग हो जा रहा है। तो हम थोड़ा एक और अलग मेथड यूज़ करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। हम क्या करेंगे कि इस पूरे एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ये जो बॉक्सेस है ना ये वाले, हाँ, ये एरिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने बॉक्सेस है, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस हम फाइंड कर लेंगे। उसमें हाफ बॉक्स होंगे, फुल बॉक्स होंगे, बराबर। तो थोड़ा मेहनत लगेगा, तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए और वो नंबर ऑफ बॉक्सेस को निकाल लीजिए। मैंने जब काउंट किया तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 60 बॉक्सेस मिले, ऐसे वाले 60 बॉक्सेस मिले, बराबर। अब ये दिख तो स्क्वायर रहा है, लेकिन जो कैलिब्रेशन है वाई एक्सिस पर स्पीड का इन मीटर पर सेकेंड और एक्स पर टाइम का इन सेकेंड्स, वो अलग है। तो ये एक बॉक्स, ये एक स्क्वायर नहीं है बल्कि एक रेक्टेंगल है। अब वाई एक्सिस पर इसका साइड का लेंथ कितना है वो फाइंड कर लेते हैं, और एक्स एक्सिस पर इसका साइड का लेंथ कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले काम करो, आप देख लो 0 to 2 के बीच में एक्स एक्सिस पर टोटल कितने बॉक्सेस हैं। तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बॉक्सेस। फ्रॉम 0 to 2 ऑन एक्स एक्सिस देयर आर 5 बॉक्सेस। तो एक बॉक्स का लेंथ कितना होगा? एक बॉक्स का ये वाला ऐसा लेंथ, एक्स पर ऐसा वाला लेंथ कितना होगा? तो वो कितने हैं? पूरे 5 है, बराबर। किसके बीच में? 0 to 2 के बीच में। तो एक बॉक्स का लेंथ, तो लेंथ ऑफ वन बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 2 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल 5 है, 2 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल 5 है, तो 2/5 सेकेंड। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के ऊपर एक बॉक्स का लेंथ क्या है, बराबर। वाई एक्सिस के ऊपर एक बॉक्स का लेंथ क्या है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 0 to 2 के बीच में यहाँ पर वाई एक्सिस भी देखो कितने बॉक्स, 1 2 3, देयर आर 3 बॉक्सेस। तो ये कैसा आएगा? तो लेंथ ऑफ वन बॉक्स ऑन वाई एक्सिस विल बी 2, 0 to 2 के बीच में, और कितने? 3 है, 2/3, ये मीटर पर सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बॉक्स है ना मेरी, इसका हमने हाइट और लेंथ निकाल लिया, हाइट और लेंथ निकाल लिया। और कितने ऐसे बॉक्सेस है पूरे एरिया में? देयर आर 60 बॉक्सेस सच। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to number of box into area of one box। नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं? 60 है। एक बॉक्स का एरिया कितना है? तो उसका लेंथ क्या है? 2/5, बराबर। एरिया ऑफ वन बॉक्स, एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा? एरिया ऑफ बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? 2/5, ब्रेथ क्या है?
2/3, तो ये कितना हो गया 4/15 के आसपास, चलेगा। तो ये जो है इंटू 4/15 कर दो आप, 15 1 जा 15 4 जा, आंसर कितना है 16 मीटर स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है जो हमारा कार फर्स्ट 4 सेकेंड में कवर करता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया बेसिक क्या है इसका, कि कैलकुलेशन कैसे करना है, वो एरिया का कैलकुलेशन कैसे करना है, बराबर। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं था, इसके लिए एरिया में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस को भी काउंट करके हम एरिया को निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये सम था हमारा। सेकेंड जो है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ये ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा, जो ग्राफ होगा ना मोशन का, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को, टाइम एक्सिस को पैरेलल। तो जाके फाइंड करते हैं कहाँ से ग्राफ टाइम एक्सिस को पैरेलल है। तो इसको थोड़ा और मैं एनलार्ज कर लूँ, ये देख लो आप, ये 4 के आसपास, यानी यहाँ से लाइन ये कर कुछ एकदम स्ट्रेट है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम एक्सिस। और यहाँ पर टाइम जो कुछ हो रहा है, टाइम जो होगा आसपास वो कुछ 5 सेकेंड के आसपास होगा, 5 सेकेंड से लेके और ये 10 और 9 सेकेंड के बीच में, मतलब यानी 10 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, बराबर। तो ये ग्राफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, या फ्रॉम टाइम 5 सेकेंड्स टू टाइम 10 सेकेंड्स द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया ये चीज़? तो इस तरह से हमने हमारे दोनों ही सवालों का आंसर दे दिया। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो वो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या कह रहा है कि एक सैटेलाइट है मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो पूरा एक ऑर्बिट में घूम के, बराबर, एक ऑर्बिट में पूरा घूम के अर्थ का एक चक्कर लगाता है ये सैटेलाइट हमारा, तो कितना टाइम लगता है उसको, 24 आवर्स लगता है, बराबर। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, बराबर। if the time period of any satellite is 24 hours then it is said to be a geostationary satellite। टाइम पीरियड यानी एक बार में पूरा वो चक्कर लगा के आता है 24 आवर्स में, तो वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। तो ये 24 आवर्स में रेडियस 42,250 किलोमीटर पर, बराबर, अर्थ से इतना दूर है उसका ऑर्बिट। तो इसका स्पीड क्या है वो हमें फाइंड करना है। स्पीड क्या होता है नॉर्मली, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हम सबको पता है। पर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफ्रेंस होता है, ये सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम सभी को पता है, इट इज़ 2πr और टाइम 24 है। 2 का 2, पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, और रेडियस जो है वो 42250 अपॉन 24, बराबर। अब यहाँ पर आपको करना है थोड़ा मेहनत, थोड़ा कैलकुलेशन, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो दिस विल कम टू अराउंड 110,554.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से हमारा सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बराबर। यू कैन ऑल्सो टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। 22/7 भी पाई का वैल्यू लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर इसके आसपास ही आएगा, ठीक है। So this was our motion sums. Hope you like it.